नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 9696060689, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। प्रश्न श्रृंखला शुरू होती है। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और इसमें आगे के प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस है। तो भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है या फिर जबलपुर है। तो यहाँ अगर आप देखें तो भोपाल हो जाएगा। ठीक है, भोपाल जो है ये कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट यहाँ देखें अगले वाले को, भारत का रबड़ उद्योग स्थित है। कहाँ से स्थित है, मतलब किससे संबंधित है। तो इसका संबंध आपका इसमें पंजिम से हो जाएगा। ठीक है, पंजिम से इसका कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ आपने देखा रबर इंडस्ट्री की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो रामागुंडम उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा एल्यूमिनियम और पिपरी कीटनाशक दवाएं। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें आपको देखना था और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से पिपरी और कीटनाशक वाला सुमेलित नहीं है। बाकी जितने हैं वो तो ठीक दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के सभी ठीक है, तो उनको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आंवला उर्वरक, नेपानगर कागज, सिंदरी तांबा, नरौरा अणुशक्ति। और यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वो सिंदरी है। ठीक है, सिंदरी, इसमें जो तांबा दिया हुआ है वो सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। उस राज्य का नाम सिर्फ आपको बताना है। तो गुजरात हो जाएगा, इसमें आराम से आप चुन सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, सुमेलित जो नहीं है वही तलाशना है। तो अलमाई छत्तीसगढ़, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराम नगर उड़ीसा और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। इसमें से असुमेलित कौन सा है। तो असुमेलित जो आपका दिया है ना, अलमाई ऊपर वाला, छत्तीसगढ़ से इसका कनेक्शन नहीं है भाई, इसको बाहर कर दीजिए। अगले प्रश्न में पूछा गया कि राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज की मिलें स्थित हैं। कागज की मिल यानी पेपर मिल सबसे ज्यादा कहां पर है। तो राज्यवार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें दिखाई देता है। जितने भी राज्य दिखाई दिए हैं उसमें सबसे जो सही है वो उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान कीजिए। उद्योग और केंद्र है तो सिल्क टेक्सटाइल है, इसके अलावा पेट्रो रसायन है, उर्वरक है, औषधि निर्माण है, जवाहर नगर, तलचर, मैसूर और ऋषिकेश दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ उद्योग दिया था और केंद्र दिया था। तो रेशम वस्त्र है, पेट्रो रसायन है, फर्टिलाइजर है और फार्मास्यूटिकल है। यहाँ सेंटर के तौर पे जवाहर नगर, तलचर, मैसूर और रानीखेत दिया हुआ है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए का तीसरा यानी मैसूर, पेट्रो रसायन का क्या होगा, पेट्रो रसायन का जवाहर नगर हो जाएगा, उर्वरक के मामले में तलचर हो जाएगा और औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, अगले प्रश्न को देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मूरी जो है वो झारखंड से मेल किया हुआ है। यहाँ पे अलवाय का केरल से कनेक्शन है, धर्मापुरी का उड़ीसा से और कोयली का गुजरात से। बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत इसका धर्मापुरी और उड़ीसा वाला है। ठीक है, धर्मापुरी और उड़ीसा वाला जो इसमें दिया है वही वाला करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उद्योग और स्थान दे रखा है। तो रेशम वस्त्र है, पेट्रो रसायन है, उर्वरक है और औषधि निर्माण है। यहाँ आपको मिलान करके बताना है कि कौन से स्थान से मैच करेगा। तो अंबाला मुकुल है, भिलाई है, टीटागढ़ है और लखेरी है। देखिए इसका बी वाला सही होगा। बी वाले का मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पे पहले का यानी ए का तीसरा हो जाएगा टीटागढ़, बी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा भिलाई से मिला लीजिए और औषधि निर्माण के लिए अंबाला मुकुल को मिला लीजिए इसमें। ठीक, इसके बाद अगले वाले में देखिए, यहाँ पर फिर से उद्योग और केंद्र को मिलान करना है। लिस्ट वाले क्वेश्चन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें एक से ज्यादा विकल्प आपके पास होते हैं। अब इसमें आप देखिए एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, जूट दिया है और कौन से केंद्र इसके हैं, जैसे मलाजखंड है, टुंडू है, जेके नगर और मारपाड़ा है। इसमें मिलान करके आपको देखना था। इसका बी वाला जो मैच है वो परफेक्ट है। बी वाले के अकॉर्डिंग इसको मिलाइएगा। एल्यूमिनियम का जेके नगर से मिला लीजिए और तांबे का आप मिला लीजिए मलाजखंड से। जस्ते का आप किससे मिलाइएगा, जस्ते का आप टुंडू को मिला लीजिए और जूट को मिला लीजिए माटपाड़ा से। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, ठीक है, और छोटा नागपुर शिवकाशी, मतलब छोटा नागपुर का जो पूरा क्षेत्र है शिवकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ, और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र जो है इसका संबंध भरूच से। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? और गलत है आपका छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में, शिवकाशी से जो मिला दिया है ना, यहीं पर गड़बड़ी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि एंटार्क्टिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है? तीसरा, यानी इससे पहले 2 है तो उनके भी नाम आपको मालूम होने चाहिए। फिलहाल यहाँ दिया हुआ है सरस्वती भारती अन्वेषण और यमुनोत्री, और इसका जो राइट आंसर है वो भारती हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरे नंबर का है, ध्यान दीजिएगा, भारती। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये जो है ये कहाँ पर स्थित है? ICRISAT इसको कहा जाता है। तो कोलकाता में इसकी लोकेशन है, या फिर पटना में है, या फिर भुवनेश्वर में है, या फिर हैदराबाद में है। तो इसकी लोकेशन असल में हैदराबाद में है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पे? हैदराबाद में है, यहाँ से आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कहा गया कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान यानी क्रीडा जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसकी लोकेशन आपको बतानी है, और इसकी लोकेशन हैदराबाद होगी, ठीक है। ऊपर वाला ही सही है इसमें, हैदराबाद। अगले प्रश्न में चलें, और अगले में कहा गया कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये जो कृषि विपणन संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, जयपुर में है, हिसार में है, या भोपाल में है? तो इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर जयपुर में हो जाएगी, राजस्थान वाला जयपुर, ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। शस्य वानिकी पर राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? शस्य वानिकी की बात हो रही है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो झांसी हो जाएगा। इसमें से अगर आप देखें ना तो उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है वो इसकी लोकेशन हो जाएगी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? करनाल में है, हिसार में है, आनंद में है। आनंद कहाँ पे? गुजरात में है, और जयपुर में है। इसमें से कौन सा होगा? तो डेयरी अनुसंधान संस्थान ये इसमें आपने इससे पहले भी देखा था, करनाल में है, यानी हरियाणा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, वाराणसी, कानपुर, या लखनऊ? तो इसकी लोकेशन कानपुर में है, ठीक। अगले वाले में चले। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये बता दीजिए। तो ये वाराणसी में है। अगला, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ध्यान दीजिएगा, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी? यूपी में ही है, और यूपी में इसकी लोकेशन लखनऊ में है, यानी राजधानी क्षेत्र। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इज लोकेटेड एट कटक, धनबाद, जमशेदपुर, भावनगर। तो इसमें से जो करेक्ट लोकेशन है वो धनबाद हो जाएगी, ठीक है, धनबाद लगा लीजिएगा, इसका बी वाला सही। इसके बाद अगले वाले में चलें, और यहाँ कहा गया कि भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? घास और चारा, झांसी में स्थित है, ठीक है। घास और चारा अनुसंधान ये झांसी में इसका जो केंद्र है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लोकेशन आपको बतानी। तो लोकेशन इसकी देहरादून होगी, मसूरी होगी, बेंगलुरु होगी, या फिर सालन होगी? इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा सोलन। ये सालन नहीं है, सोलन है। सालन मतलब कुछ दूसरा ही हो जाएगा, यहाँ पर सही दिया है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है? इसकी लोकेशन बताइए। तो लोकेशन इसकी लखनऊ में है। यहाँ पर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब प्रदेश भी पूछा जा सकता है, तो प्रदेश तो आपको पता ही है, इतना आपने देखा। आगे चलते हैं। नेचुरल हिस्ट्री का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पर नहीं है? मतलब ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री? मैसूर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, या भोपाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? हैदराबाद होगा। बी वाले को हम चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिला लीजिए। इंस्टीट्यूट और लोकेशन दिया है, तो इसमें CSSRI है, ठीक है, संस्थान के तौर पे। CTCRI है, और IRRI है। इसके अलावा CAZRI है। इस प्रकार से ये इंस्टीट्यूट है, और इनकी लोकेशन मनीला, जोधपुर, त्रिवेंद्रम, और इसके अलावा करनाल में दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। बी के हिसाब से इसको देखते हैं। ए का चौथा यानी आप मिला लीजिए करनाल से, उसके बाद इसे मिला लीजिए त्रिवेंद्रम से। IRRI को किससे मिलाएंगे? इसको मनीला से मिलाइए। अब बचता है ये जोधपुर से मिला लीजिए। इस प्रकार से इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए जो कूट है उनसे सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मुख्यालय आप देख सकते हैं, ये मौसम मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है मैचिंग के हिसाब से देखा जाए तो डी वाला हो जाएगा, ठीक है। डी वाले के हिसाब से इसको मिला लेंगे। BCDA, ठीक, BCDA के हिसाब से इसका मैच करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले वाले में कहा गया कि निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में
6 पथ यानी जो 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे बन रहा है उस मार्ग के द्वारा संबद्ध किया गया है। तो अहमदाबाद से मतलब अहमदाबाद और वडोदरा जो है वो इसमें सम्मिलित किया गया है या जोड़ा गया है, या फिर ढाका और चटगांव जोड़ा गया है, मुंबई और पुणे जोड़ा गया है, या फिर इस्लामाबाद और लाहौर जोड़ा गया है। आप बताइए। तो यहाँ इस्लामाबाद और लाहौर को हम लोग क्यों जोड़ने लगे? तो मुंबई और पुणे हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी वाला मुंबई और पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो आगरा, भोपाल, धुले और ग्वालियर दिया है और इसमें से जो राइट आंसर है वो भोपाल हो जाएगा। वो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से गुजरते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं और जो सही इसमें विकल्प है वो आपको चुनना है। तो कहा जा रहा है कि ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि करने तथा जो सर्वाधिक निर्धन है उनको सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु ये योजना चलाई गई थी। योजना का पर्पज आपको बताना है। अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए गश्त करने वाली ये नियमित योजना थी। पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए जो घटनास्थल पर पहुंचने की त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है उसके संबंध में ये योजना है। या सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध इलाके नहीं है उनको जोड़ने की ये पहल है। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसका जो डी वाला है वो सबसे उपयुक्त है। ठीक, यहाँ पर जो डी वाला है वो सबसे उपयुक्त है और ये इसके उद्देश्य से या लक्ष्य से मैच करता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर करेक्ट? अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि इट कनेक्ट दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। इट्स टोटल लेंथ इज 5846 किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट श्रीनगर एंड कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर, यहाँ आप देखें सिलचर एंड द्वारका। तो बताइए, यहाँ पे कॉरिडोर्स भी दे रखे हैं कि कौन सा किसको जोड़ता है। तो सही आपको तलाशना है और सही इसका देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा ही सही है। दूसरा सही है और तीसरा, ये ऊपर वाला जो दिया है ना ये सफेद झूठ बोल रहा है। ठीक, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की बात की जा रही है और सिर्फ कहा गया है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को ही जोड़ रहा है। मतलब 3 ही क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो चौथा वाला है उसको छोड़ दिया। तो ये तो वैसे भी गलत है और नीचे वाला भी गलत है जिसमें सिलचर और द्वारका का दिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यह बताइए आप। इसमें से देख लीजिए, तो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक का जो मार्ग है वो राष्ट्रीय जल मार्ग में देखा जाता है। मतलब यहाँ नंबर नहीं दिया है, सिर्फ वाटरवे दे दिया है। और नासिक से पुणे का जो जल मार्ग है, माफ कीजिएगा, नासिक से पुणे तक का जो राजमार्ग है यानी रोडवे है, तो उसकी अगर बात करें तो वह राजमार्ग संख्या 50 है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस वे राजमार्ग है और हैदराबाद जो है, मतलब हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ऐसा इसमें दिया है। तो ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, हैदराबाद वाला। ठीक है, यहाँ वही सुमेलित नहीं है, दक्षिण मध्य रेलवे का ये मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब समझ रहे हैं कि जो सबसे लंबी राजमार्ग क्षेत्र वाली लाइनें होंगी वो जिस राज्य में होंगी उसको पहले रखना है और सबसे छोटी लेंथ जहां पर होगी उसको बाद में रखना है। तो अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम ऐसे दिया है, यानी पूर्वोत्तर के राज्य दिए। अगर इधर के राज्य होते, मतलब चाहे वो दक्कन प्लेटू के रहते या मैदानी क्षेत्र के, तो पहचानना आसान होता, लेकिन ये पूर्वोत्तर में दिया है ताकि कंफ्यूज हो। और इसका जो करेक्ट मैच है वो इसमें सही क्रम से पहले से ही अरेंज है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वही इसका सही क्रम भी है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, यानी पहले अरुणाचल, उससे कम नागालैंड, उससे कम मिजोरम और सबसे कम सिक्किम। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि भारत की पहली जो रेलवे लाइन थी वो किन स्थानों के बीच में बनी थी और कब बनी थी ये भी बताना है। तो डलहौजी के समय में रेल का विकास होता है, आप जानते हैं। मुंबई से ठाणे के बीच में ये चलती है 1853 में। इसके बाद अगले वाले को देखिए, भारत में पहली बार रेल जो है वो कब चली थी? तो रेल चलाने का जो पहला काम है वो 1853 में होता है, ये आपने अभी अभी देखा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है? मतलब कहाँ से हम चलें तो दूरी कम मिलेगी या कम पड़ेगी? तो वो इलाहाबाद से होकर जाता है। ठीक है, प्रयागराज से होकर जाता है। अगर हम यहाँ से होकर गुजरते हैं तो हमें कम दूरी तय करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा कोड सही रहेगा। तो रेल कोच फैक्ट्री है, व्हील एंड एक्सल संयंत्र है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। यहाँ बेंगलुरु, पेरम्बूर, कपूरथला और वाराणसी दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। यहाँ मैच हमें करना था, तो ए का तीसरा हो जाएगा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। इसके अलावा B1 का मतलब व्हील एंड एक्सल संयंत्र बेंगलुरु, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, DLW आप जानते हैं, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर मिला लीजिए। नेक्स्ट, अगले वाले में कहा गया कि जो यहाँ पे राज्य समूह दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों पर बड़ी मात्रा
में खर्च किया जाता है या यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। ये कौन सा राज्य समूह है? तो दो दो राज्यों के यहाँ जोड़े दे रखे हैं, जैसे कि पंजाब और तमिलनाडु है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है, ऐसे ही दो और दिया हुआ है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पंजाब और तमिलनाडु ही होगा। ये दो ऐसे हैं जहाँ पे भारी मात्रा में इन चीज़ों का निर्माण होता है। अगले वाले को देखिए, किस रेलखंड का पहला सीएनजी, मतलब किस रेलखंड पर पहली सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? सीएनजी वाहन तो हम लोग देख रहे हैं, अभी सीएनजी ट्रेन की बात हो रही है। तो दिल्ली आगरा खंड, रोहतक चंडीगढ़ खंड और दिल्ली चंडीगढ़, इसी प्रकार से रेवाड़ी रोहतक भी दिया हुआ है। इसमें से कौन सा पेयर होगा? तो इसका जो पेयर है उसमें रेवाड़ी रोहतक वाला ही सही है, नीचे वाला जो है ना वही सही है। नेक्स्ट, यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नांकित राज्यों में से, यहाँ पर प्रश्न को देखिए, निम्नांकित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पर पीपीपी मॉडल पर ट्रैक बनाया गया? तो ये राज्य है कौन सा? इसमें आप विकल्प देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो गुजरात हो जाएगा। ये राज्य आपका गुजरात है, बी वाला सही है। अगले को देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। अब किसको नहीं जोड़ता है ये आपको बताना है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेलगाम। बेलगाम को नहीं जोड़ता है, बाकी सबको जोड़ता है, तो किस किस को जोड़े वो भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम आपको बताना है। पीरपंजाल है, कारबुद है, नाथुवाड़ी, बर्देवाड़ी, ऐसे ही और भी विकल्प दिए हुए हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला ही है, ठीक है। इसमें क्रम से अगर आप देखें तो पीरपंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी और बर्देवाड़ी वाला, ये जो ए वाला ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद चलते हैं आगे, कौन सा सुमेलित नहीं है जरा बताइए। तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, मतलब डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। कोचीन जो है वो नेचुरल पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो सोल मर्चेंट मैकेनाइज पोर्ट के तौर पे देखा जाता है। कांडला जो है वो टाइडल पोर्ट है, कांडल नहीं है वो, असल में कांडला है, अंग्रेजी वाले में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है, इसमें कोई एक गलत है और जो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है वही गलत है। तो सबसे गहरा कौन सा है जरा बताइएगा। निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे नहीं पाया जाता है? तो चेन्नई, कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन दिया है और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कांडला, ठीक है। कांडला जो है वो पूर्वी तट पर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है आपको देखना है। तो हल्दिया जो है वो ओडिशा में है, पारादीप पश्चिम बंगाल में है, कांडला गुजरात में है और मरमुगुआ कर्नाटक में है। तो आप बताइए सही कौन सा है। कांडला गुजरात में है, बाकी सब गलत है, अभी आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से कौन सा नहीं है? चेन्नई, वो एक कृत्रिम बंदरगाह है, बाकी जितने हैं वो सभी प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह के तौर पे देखे जाते हैं? चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा दूसरा चौथा, यानी कोच्चि और विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि पत्तन जहां पे LNG टर्मिनल नहीं है, जहां पर नहीं है वो आपको बताना है। तो दाहेज में नहीं है, हजीरा में नहीं है, कोच्चि में नहीं है या फिर कांडला में नहीं है। तो इसमें से कांडला में नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कांडला में नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वो क्या चीज है? तो सेतु समुद्रम जो परियोजना है ये असल में मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है, मतलब गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे जो है उसको ये कनेक्ट करती है। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं और इसमें कहा गया कि प्रमुख बंदरगाह को राज्य से मिलान कीजिए। तो एक तरफ कांडला, न्यावा शेवा दिया हुआ है, पारादीप दिया है और तूतीकोरिन दिया है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और गुजरात दिया है। इसमें कौन सा आपका किससे मिलेगा जरा बताइए। तो इसका जो सी वाला है ना वो सही है, सी वाले के हिसाब से इसे मिला लेंगे, A4, B1, C2, D3, ये इसका करेक्ट मैच हो जाएगा। अगले वाले में चलते हैं और अगले वाले में आपसे कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो यहाँ लोकेशन पूछी गई थी, मुंबई में है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि सबसे गहरा, सबसे ऊंचा, ऐसा नहीं, बड़ा पूछा है, तो बिगेस्ट के आधार पे मुंबई। इसके बाद अगले वाले में चले, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? काकीनाडा, मरक्कम, कोल्लम, कोट्टापुरम, सादिया धुबरी या इलाहाबाद हल्दिया। यहाँ वाटरवे की बात हो रही है, आंतरिक जो जलमार्ग होते हैं नदियों पर बनाए जाते हैं प्रायः। तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया वाला जो है वो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान यानी नीनी इसे कहा जाता है, NINI, ये अवस्थित है कहाँ पर? पटना में है, कोलकाता में है, पोरबंदर में है। यहाँ पे इस प्रकार से दिया है और जरा देखिए यहाँ विकल्प मैच नहीं कर रहा है, गोवा और पोरबंदर अलग अलग दे दिया है, कोई बात नहीं। गोमुख यानी उत्तराखंड में है, तो इसकी लोकेशन आपको बतानी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पटना हो जाएगा, ठीक है, ये पटना में स्थित है। अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? कोचीन, हल्दिया, कांडला, तूतीकोरिन, बताइए। तो कच्छ की खाड़ी पर कौन सा? अभी पश्चिमी बंदरगाह को हमने देखा था, तो ये कांडला है, सी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट,
कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का कस्बा नहीं है, मतलब बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो बंदरगाह कस्बे के तौर पे इसमें किसको आप नहीं देखेंगे? जामनगर को नहीं देखेंगे, ओखा को नहीं देखेंगे, पोरबंदर को नहीं देखेंगे, या फिर वेरावल को नहीं देखेंगे। तो जो जामनगर है उसे आप नहीं देखेंगे, ठीक है, जामनगर इससे बाहर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, ये आपको बताना है। तो खुला सागरीय बंदरगाह इसमें से कौन सा होगा? चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, एक ओपन पोर्ट के तौर पे हम इसे देखना चाह रहे हैं। इसके बाद अगले वाले में देखते हैं कौन सा बाह्य पत्तन विशिष्ट उदाहरण के तौर पे हमें यहाँ दिखाई देता है। बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण पोरबंदर है, हल्दिया है, पणजी है, या विशाखापत्तनम। तो इसमें से आपका हल्दिया हो जाएगा, ठीक है, हल्दिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ जो शिपयार्ड्स हैं वो दिए हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स दिए हुए हैं। तो इसमें गोल्डन रिच है, हिंदुस्तान शिपयार्ड है, मजगांव डॉकयार्ड है, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड है। अब यहाँ पे स्टेट्स के तौर पे आंध्र है, महाराष्ट्र है, केरला है और वेस्ट बंगाल है। मिलान करके इसको देखिए कौन सा किससे मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट मैच है यहाँ आप ध्यान से देखें, बी वाला हो जाएगा। A4 B1, A4 यानी पश्चिम बंगाल से गार्डन रिच को मिला लीजिए, B1 हिंदुस्तान वाले को आंध्र से मिला लीजिए, मजगांव को किससे मिलाएंगे? महाराष्ट्र से मिला लीजिए, और कोचीन को केरल से मिला लीजिए। ये इसकी परफेक्ट मैचिंग। नेक्स्ट, कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? दमन, जंजीरा, कारिकल और रत्नागिरी, इसमें से कौन सा पश्चिमी तट पर नहीं है? तो कारिकल जो है वो पश्चिमी तट पर नहीं है, बाकी सब जो है वो पश्चिमी तट पे है, उनको याद रखिएगा। अगले वाले को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मोर्मुगोवा गोवा, पारादीप ओडिशा, मंगलोर कर्नाटक और मुंद्रा आंध्र प्रदेश। तो जो मुंद्रा आंध्र प्रदेश दिया है ना, वही यहाँ पे गड़बड़ है, ये एकमात्र सुमेलित नहीं है, बाकी सभी हैं। अगले को देखते हैं। सूची 1 जो यहाँ दी है उसमें पर्यटन स्थल का नाम है, और सूची 2 में राज्य का नाम है, आपको मिलान करना है। तो चक्राता, हाफलांग, कालिमपोंगा और कुफरी, ये सब दिया है ना। अब इसको आपको मिलान करके बताना है कौन सा किस राज्य में स्थित है। तो इसकी जो करेक्ट मैचिंग है वो सी वाली हो जाएगी। सी के अकॉर्डिंग इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ए का तीसरा चक्राता का उत्तराखंड हो जाएगा। हफलांग का कहाँ पहुंचा देंगे? हफलांग को पहुंचा दीजिए असम में। कालिमपोंगा को किससे मिलाएंगे? यहाँ वेस्ट बंगाल से मिल जाएगा, और कुफरी हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि लिस्ट 1 यानी राज्यों को पर्यटन केंद्र से मिलाइए। तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, गुजरात है और तमिलनाडु है। यहाँ पे उड़वारा, पॉइंट कैलिमर, गुलमर्ग और कसौली दिया हुआ है। तो कौन सा किससे मिलान करेगा ये बताना है आपको। अब इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। बी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, ऐसे इसकी मैचिंग होगी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जयपुर गुलाबी शहर, उज्जैन महाकाल का नगर, कोलकाता आनंद का नगर और जैसलमेर झीलों का नगर। तो इसमें से जो मिसमैच है वही आपको बताना है। जैसलमेर का झीलों का नगर कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर यही जो ऊपर वाला है, ये नीचे वाला जो है जैसलमेर सिटी ऑफ लेक्स, ये गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। दक्षिण भारत के भगवान रंगानाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहते हैं, उनका मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो बिलीगिरी रंगा की पहाड़ियों पर है, तिरुमल्ला की पहाड़ी पर है, नंदी पहाड़ी पर है, चामुंडी पहाड़ी पर है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसमें से अगर आप देखें तो बिलीगिरी रंगा हो जाएगा। ठीक है, बिलीगिरी रंगा ये वाला जो पर्वत है यहाँ पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है। तो ध्वस्त नगर इसमें से देख लीजिए, कुलधारा, धनुषकोंडी, लखपत और चरखारी दिया हुआ है। चरखारी इससे बाहर है, बाकी सभी जो है वो ध्वस्त नगर की श्रेणी में आते हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। चरखारी इससे बाहर है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। लिस्ट 1 में चारागाह या हिल स्टेशन दिया हुआ है और दूसरे वाले में राज्य या लोकेशन दिया है। तो मिलान करके देखिए, बन्नी ग्रासलैंड है, इसके अलावा बग्याल है, खजियार है और पहलगाम है। ये सब क्या है? ग्रासलैंड है, घास के मैदान है। राज्यों से इनको आपको मिलाना है और मिलान करके जो कोड दिया है उसमें से सिलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी A3 बन्नी चारागाह का क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। B1 बुग्याल का क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। खजियार का हिमाचल हो जाएगा और पहलगाम का जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऐसे आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड बोथ पावर एंड मैन्योर। ठीक, पावर और मैन्योर दोनों दे सकता है, ऐसा कौन सी चीज है? तो यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, थर्मल प्लांट है, बायोगैस का प्लांट है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। इसमें से कौन सा होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बायोगैस प्लांट हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, इससे हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो सकती है और इससे जो अपशिष्ट बचते हैं वो मैन्योर के तौर पे भी काम आ सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? मतलब निम्न स्थानों में से जहाँ पर है वो आपको बताना है। तो उत्तरकाशी में है, देहरादून में है, दार्जिलिंग में है कि शिलांग में? यहाँ से वो दार्जिलिंग में होगा। ठीक है, तो दार्जिलिंग आप चुन लीजिए, इसका सी वाला सही। नेक्स्ट,
डायमंड हार्बर एंड साल्ट लेक सिटी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, हांगकांग, कोलकाता, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो कोलकाता हो जाएगा। इसमें डी वाला सही है, डी वाले को हमने मिला लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले में आपसे कहा जा रहा है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का संबंध अर्थशास्त्र से है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संबंध एरोनॉटिक्स से है, भौतिकी से डीएस कोठारी का संबंध है और एमएस स्वामीनाथन का संबंध भूगर्भ शास्त्र से है। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? तो एमएस स्वामीनाथन का संबंध आपने कृषि क्षेत्र से देखा था और यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी दिया हुआ है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। अगले वाले को देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है, असम में है कि बिहार में है? अब इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो ये वेस्ट बंगाल में है। अगले वाले को देखिए, प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अप्सरा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इडुक्की जो है एक थर्मल पावर स्टेशन है और सबरीगिरी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेट करता है। घाट प्रभा एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मतलब घाट प्रभा से संबंध किसका है? इरिगेशन प्रोजेक्ट का है। रामगंगा से संबंध किसका है? बहुउद्देशीय परियोजना का है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है? यहाँ पर नदियों की परियोजनाएं दी हुई हैं, उनसे संबंध किन चीजों का है ये जोड़ा गया है और इसका जो राइट आंसर है वो ऊपर वाला ही है, पहले को छोड़कर सब सही है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा। इडुक्की का संबंध यहाँ पे जो थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ दिया है वही गलत है। नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति की ये व्याख्या करता है, मतलब एक हेवनली बॉडी थी, उसमें एक्सप्लोजन होता है, फिर डार्क मैटर और जो नॉर्मल मैटर है उसका क्रिएशन होता है, फिर उनमें कंडेंसेशन होता है, बहुत कुछ होता है, गैलेक्सीज वगैरह बनती हैं, वो सब है। ठीक, तो बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई थी, यानी मिल्की वे का जो वर्गीकरण है वो कैसे वर्गीकृत किया गया था? स्पाइरल गैलेक्सी के तौर पे, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी के तौर पे, इर्रेगुलर शेप वाली गैलेक्सी के तौर पे या राउंड शेप गैलेक्सी के तौर पे? तो आकाशगंगा का यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्पाइरल शेप की है, मतलब इसका जो सर्पिलाकार आकार है उसे हम देखते हैं। इसके बाद देखिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो ओजोन छिद्र होता है, कृष्ण छिद्र होता है, इंद्रधनुष होता है, धूम्रकेतु होता है। तो धूमकेतु तो खुद ही एक तारा होता है, वो कारण नहीं हो सकता, वो तो खुद ही एक तारा है जिसके के अंदर गैसीय पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं और जब वो आगे की ओर चलता है तो पीछे की ओर गैसों को छोड़ता हुआ चलता है। ठीक, अब जब वो सूर्य के संपर्क में आता है तो वो गैसें प्रज्वलित हो जाती हैं और एक पूंछ की तरह दिखाई देती हैं, तो ये पुच्छल तारा कहलाता है। तो वो तो खुद ही तारा है, लेकिन जो कृष्ण छिद्र है वो असल में तारों की वजह से बना हुआ एक क्षेत्र है, तीव्र गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। मरा हुआ तारा होता है, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो किसी चीज को भी समेट लेता है। ठीक, तो ब्लैक होल हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ब्लैक होल का जो प्रिंसिपल है इसको किसने प्रोपाउंड किया था यानी प्रतिपादित किया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि चंद्रशेखर वेंकट रमन के नेफ्यू थे। ठीक, चंद्रशेखर वेंकट रमन किसी परिचय के मोहताज नहीं है और चचा भतीजे दोनों को नोबेल मिला था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कथन ए जो है उसमें कहा जा रहा है कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जो कि दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण यह है कि गुरुत्वीय क्षेत्र इतना भयंकर होता है कि प्रकाश भी इससे बचकर नहीं निकल पाता। सही बात है, कोई भी चीज हमें तभी दिखाई पड़ती है जब वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। अगर वो 100% अवशोषित कर ले, परावर्तित करे ही ना, तो वो नहीं दिखाई देगी और जितनी ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करेगी उतनी ही ज्यादा चमकीली दिखाई देगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइएगा। ब्लैक होल परावर्तन करता ही नहीं है, जितना लाइट इसके ऊपर पड़ेगी कुल ये निगल लेगा। ये ऊर्जा को खाता है, मैटर को ये पहले ही समेट चुका होता है, अब एनर्जी का ये भूखा होता है, तो एनर्जी से लाइट से मिलती है, लाइट को ये पी लेता है। ठीक, तो इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी एकदम ठीक है, तो ऊपर वाले को हम चुनते हैं, यानी ए वाला इसका सही। अगले वाले को देखिए। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो कि किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इसके गुण के पीछे कारण क्या है? अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सीधे सीधे नहीं दिया है, लेकिन उसका जो संकेत है वो आपको दिखाई दे जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि उसका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। तो आप बताइए कि किसी भी पदार्थ में ग्रेविटी कब ज्यादा होगी, मतलब उसकी जो गुरुत्वाकर्षण की मात्रा है वो कब ज्यादा होगी? घनत्व ज्यादा होने पर या घनत्व कम होने पर? सोच कर बताइएगा। तो घनत्व जब ज्यादा होगा, ग्रेविटी क्या होता है? पदार्थ का एक गुण होता है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसके आधार पर निर्भर करेगा, लेकिन घनत्व पर भी वो निर्भर करती है। बीच का जब घनापन बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी की मात्रा में भी वृद्धि होती है, वो पदार्थ ठोस होगा और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। ठीक, तो इसमें उच्च घनत्व वाली चीजें हम देखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी थी। चंद्रशेखर मास लिमिट को आप पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि किसी भी तारे का भविष्य क्या हो सकता है।
सूर्य के द्रव्यमान को यहाँ एक बेस बनाया गया है या यहाँ पे बेस मास बनाया गया है और उसी के आधार पर तय किया जाता है कि उससे कम द्रव्यमान वाले तारे का क्या होगा या उसके जैसे द्रव्यमान वाले तारे का भविष्य क्या हो सकता है। जैसे हमारा सूर्य जो है वो श्वेत वामन बन सकता है, ऐसा मानना है। और इससे अधिक द्रव्यमान वाले जो तारे होते हैं वो रेड जाइंट या फिर सुपरनोवा और ब्लैक होल जैसी जो स्थितियां होती हैं उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो पल्सर नहीं पाया जाता है, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है, ब्लैक होल ही नहीं पाया जाता है या फिर क्वास। तो ब्रिटल स्टार जो है वो नहीं पाया जाता, बाकी जितने हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो ताराओं का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं जो कि खुद एक गैलेक्सी है, ठीक, सौरमंडल कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित होता है ना, यहाँ पर देखिए सिर्फ तारों की बात की जा रही है। अगर सभी खगोलीय पिंडों की बात की जाती है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ तारे ही नहीं आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉयड्स आते हैं, बहुत कुछ आता है, तो वो सब समेट लेते तो आकाशगंगा बन सकता था। लेकिन यहाँ तारों का एक निश्चित आकार प्रकार में समूह होता है, इनका डिजाइन ऐसे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? नक्षत्र कहेंगे। इसके बाद आगे चले, जो हमारा हिंदू धर्म है या वैदिक धर्म है उसमें भी ज्योतिष विद्या एक विद्या के तौर पे देखी जाती है, हालांकि उसे विज्ञान मानने से जो वैज्ञानिक है उन्होंने मना कर दिया है। तो उसमें भी नक्षत्रों की चर्चा है। 27 नक्षत्र होते हैं और वो मनुष्य के जीवन पर असर डालते हैं। तो ये नक्षत्रों के आकार प्रकार विज्ञान भी स्वीकार करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की शब्दावली से संबंधित शब्द नहीं है? तो टेलीमेटरिंग है, इसके अलावा भारहीनता है यानी वेटलेसनेस है, और सिस लूनर है और बाइट है। तो अंतरिक्ष की शब्दावली में कंप्यूटर की शब्दावली क्यों घुस जाएगी? तो बिट, बाइट और मेगाबाइट और गीगाबाइट और टेराबाइट ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक, बाहर कर दीजिए। इसके बाद देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में कौन कौन से ग्रह हैं? ठीक है, हमारा जो सौरमंडल है उसमें कुल मिलाकर फिलहाल 8 ग्रह हैं, 9वां जो है वो लापता हो गया है, मतलब उसको बाहर कर दिया गया, तो वो पुरानी बात हो गई। अब बताइए कि पृथ्वी जो है वो इनर प्लेनेट के तौर पे यानी पार्थिव ग्रह के तौर पे देखा जाता है, पृथ्वी सरीखे ग्रह। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन कौन से आते हैं? मार्स और मरकरी आते हैं, या फिर मार्स और वीनस आते हैं, या फिर यहाँ मरकरी और वीनस को देख रहे हैं, या जुपिटर और सैटर्न आते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो बुध और शुक्र आते हैं, ठीक है, बुध और शुक्र जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं। नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, शुक्र और बृहस्पति के बीच में है, या फिर बुध और शुक्र के बीच में। तो यहाँ ग्रहों का क्रम आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये शुक्र और मंगल के बीच में है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, ग्रहों के बारे में सत्य क्या है? ट्रू अबाउट प्लैनेट। तो ये प्रकाश विहीन होते हैं, ठीक है, लेकिन चमकते नहीं है, ये प्रकाशहीन होते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनस बॉडी एंड डू नॉट शाइन। यहाँ पे किंतु नहीं होगा बल्कि और होगा, क्योंकि किंतु शब्द का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रकाशहीन होते हैं, तो चमकेंगे कहाँ से? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशमान होते हैं लेकिन चमकते नहीं है, ये प्रकाशमान भी हैं और चमकते भी हैं। अब बताइए, इसमें चमकना और प्रकाश से युक्त होना दोनों कहा गया है। तो ग्रहों के पास प्रायः अपना प्रकाश नहीं होता है, इनका एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तारों की तरह इनके अंदर खुद की भट्टी नहीं होती, ठीक। तो ये सूर्य के ऊपर अपनी रोशनी के लिए निर्भर रहते हैं, पहली चीज। अब इसमें से बताइए, देखिए इसका बी वाला हो जाएगा, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, और चमकेंगे कैसे? सूर्य के प्रकाश से, या जो तारा इनके सौरमंडल में मौजूद है जो कि इन्हें ऊर्जा देता है उसके प्रकाश से ये चमकेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे कम जो परिक्रमण काल है वो इसी का है, और ये यहाँ तापांतर बहुत ज्यादा होता है इसी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, सबसे चमकीला शुक्र है, और सबसे धीरे धीरे चलने वाला मंगल है। तो सबसे धीरे कौन चलता है बताइए? सबसे धीमी रफ्तार किसकी हो सकती है? ये इसमें शनि की होगी, ना कि मंगल की। शनि की चाल वैसे भी धीमी होती है और यहाँ जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भी धीमी होती है। बाकी अगर देखा जाए तो जो जुपिटर है ये आधा प्लेनेट की तरह व्यवहार करता है और आधा स्टार की तरह व्यवहार करता है। इसके अंदर खुद का एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम है, मतलब अपने काम भर की ऊर्जा ये खुद पैदा कर लेता है अपनी गैसीय संरचना की वजह से। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो ग्रह जो है वो यहाँ पे दिया है, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह, मतलब नाम उसको आपको सेलेक्ट करना है कि चंद्रमा क्या है, यूरेनस क्या है, मेराइनर क्या है, हैली क्या है। तो हैली आप जानते हैं कि एक पुच्छल तारा है, ठीक है। हैली क्या है? एक पुच्छल तारा है, और उपग्रह के तौर पे हम चंद्रमा को मिला लेंगे। यूरेनस क्या है? वो ग्रह है। बाकी बचा कृत्रिम उपग्रह, तो मेराइनर हो जाएगा। यही इसका मैच है। आगे बढ़ते। अगले वाले में कहा गया कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? आयनाइजेशन से होती है, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है, या फ्यूजन से होती है, मतलब संलयन से होती है कि विखंडन से होती है, या वहां भी ऑक्सीकरण होता है पृथ्वी की तरह।
तो भाई ऊपर और नीचे वाले ऑप्शन तो वैसे भी बेकार है, उसमें कोई उलझने की बात ही नहीं है। आप जानते हैं किससे होती है, नाभिकीय संलयन से होती है, विखंडन यहाँ नहीं होता है। नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती है ना, उनमें विखंडन की अभिक्रिया की तुलना में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहाँ नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, वहाँ हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए परमाणु बम की तुलना में हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके पीछे यही प्रिंसिपल काम करता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये क्वार्टर मून डे पर होता है, न्यू मून डे पर होता है, या किसी भी दिन हो सकता है, या फुल मून डे जो पूर्णिमा हम लोग कहते हैं उस दिन होता है। यहाँ पर सोलर इक्लिप्स की बात हो रही है। तो सोलर इक्लिप्स जो है ये प्रतिपदा के दिन होता है, यानी न्यू मून डे पर होता है, उसको प्रतिपदा कहा जाता है। ठीक, पहली तारीख। इसके बाद देखें आगे, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, या इसमें से कोई नहीं, तो आप अरेंज करके भी देख लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो। मतलब सूर्य जो है वो एक टॉर्च है और पृथ्वी एक दीवार है, बीच में आप एक बॉल रख लीजिए या एक अवरोध रख लीजिए, तो सूर्य का प्रकाश उस पृथ्वी तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इसकी वही जो कंडीशन है वो सही होगी। इसके बाद अगले वाले को देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यहाँ किलोमीटर में नापा गया है, आप चाहे तो लाइट ईयर में भी जान सकते हो, कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसमें देखिए तो करेक्ट आंसर होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर, नियर अबाउट, यानी 150 मिलियन किलोमीटर आप आराम से कह सकते हैं। इसके बाद देखें, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, कब होती है? मतलब वो डेट आपको बतानी है, तो 3 जनवरी को होती है, ठीक, या फिर 4 जुलाई को होती है, 22 मार्च को होती है, या 21 सितंबर को होती है। तो इसमें आप देखिए जो 3 जनवरी की तारीख है उसमें पृथ्वी सबसे नियरेस्ट होती है सन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जो सबसे नजदीक होगा उसकी कक्षा छोटी होगी और उसको कम समय लगेगा चक्कर लगाने में, तो बुध होता है। इसके बाद अगले वाले को देखें, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह का है? मतलब किसके पास उपग्रह नहीं है? तो पृथ्वी के पास तो एक है चंदा मामा, और बृहस्पति के पास भी है। इसमें से बुध और मंगल, इन्हें देख लीजिए, या शुक्र और मंगल, या बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र दोनों ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध तो इतना छोटा है कि वो उपग्रह अपने पास पकड़ कर रख ही नहीं सकता, मतलब उपग्रह पकड़ने के लिए भी गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, और शुक्र के पास भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा। एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट है, लेकिन हम लोग इसे ऑरेंज प्लैनेट बना रहे हैं, काला प्लैनेट बना रहे हैं बिगाड़ कर। इसके बाद देखिए, पृथ्वी की तरह अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है? मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें क्या है? फ्लूइड कोर है, यानी जो अर्थ की कोर है, अर्थ को आप जानते हैं ना, ऊपर क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल होता है, फिर अंत में कोर होता है। कोर में भी जो आउटर पार्ट होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जो इनर पार्ट होता है वो सॉलिड होता है, आप जानते हैं। तो फ्लूइड कोर जो अर्थ में पाई जाती है उसके अपोजिट मून में कैसी पाई जाती है? प्लाज्मा होती है, या जो वॉलेटाइल गैस होती है वो पाई जाती है, या विस्कस लिक्विड पाया जाता है, या फिर सॉलिड पाया जाता है, मतलब सॉलिड अवस्था पाई जाती है। आप बताइए। अब इसका अगर आप देखें तो जो करेक्ट आंसर है इसमें से कौन सा होगा? शांत द्रव हो जाएगा, विस्कस फ्लूइड। ठीक है, ये शांता युक्त द्रव होता है, गाढ़ा द्रव होता है। तो द्रव अवस्था तो वैसे भी पाई जाती है, जो हमारी अर्थ की इनर कोर होती है ना, उसके चारों ओर जो आउटर कोर है वो एक दिशा में तेज रफ्तार में पिघला हुआ मेटल होता है असल में, और वो तेज रफ्तार में एक दिशा में घूम रहा है पृथ्वी की घूर्णन के कारण, और उसी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट होते हैं, जो वॉन एलन बेल्ट वगैरह आप पढ़ते हैं वो सब दिखाई देता है। तो वैसे ही कुछ कंडीशन चंद्रमा के साथ भी होती है, लेकिन ये शांत द्रव होता है, यानी गाढ़ापन इसमें ज्यादा होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी या परिक्रमण धुरी, जिसे कि ध्रुवीय धुरी कहा जाता है, यानी पोलर एक्सिस, इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल। अब ये झुकी रहती है किस एंगल पर, वही आपको बताना है। तो जो इक्लिप्टिक एक्सिस है उससे 23.0 डिग्री जो इसका कोणीय मान है उस पर, या फिर इसी प्रकार से और भी मान दिए हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो 23.5 डिग्री हो जाएगा, या 23 सही 1/2 अंश भी आप कह सकते हैं। 23.5 कहिए या 23 सही 1/2 कहिए, वही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर ये लास्ट वाला है, यानी डी वाला। इसके बाद अगले को देखते हैं, और अगले में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनके आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो यहां पर कहा गया कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, और 45 अंश जो अक्षांश है, यहाँ पे अक्षांश यानी यहाँ लैटिट्यूड की बात हो रही है, तो इसकी लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, मतलब जो पृथ्वी के एक्सिस है वो आपस में क्या है? पैरेलल है, ऐसा कहा गया। और जो एपहीलियन की यानी अपसौर की कंडीशन होती है उसमें पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तेज हो जाती है।
तो आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। 4 स्टेटमेंट अलग अलग दे रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। आधा जो कह दिया है ना वहीं से समस्या है, और जो चौथा वाला है जिसमें एफिलियन के बारे में कहा है वो भी गलत है। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से अगर एक गेंद बाहर फेंक दी जाए तो क्या होगा? तो पृथ्वी के साथ साथ उस ग्रह का, माफ कीजिएगा, उस उपग्रह के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी। यहाँ कहा गया है ना कि पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी, उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके बाद चले आगे, तो एक ग्रह में एक दिन का मान उसके अक्ष पर झुकाव, यहाँ देखिए एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। तो ये बात किसके बारे में कही जा रही है? मतलब दोनों में जो दिन का मान है यानी ड्यूरेशन ऑफ डे है और टिल्ट ऑफ एक्सिस है वो आपस में काफी हद तक सिमिलर है। तो ये कौन सा समतुल्य ग्रह है यहाँ आप देखें, और इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें मंगल हो जाएगा। ठीक है, मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, तो अपनी माता के समान ये व्यवहार करता है, मार्स। इसके बाद अगले वाले को देखें। इसमें कहा गया कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण जो जिस भी प्रकार का पर्यावरण है वहाँ जीवन की अनुकूल संभावनाएं हमें दिखाई देती। तो इसमें आप बताएं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूरोपा हो जाएगा। यूरोपा कोई ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी का, माफ कीजिएगा, बृहस्पति का यानी जुपिटर का सैटेलाइट है। ठीक, बृहस्पति के काफी ज्यादा उपग्रह है, हालांकि सर्वाधिक नहीं है, सर्वाधिक तो शनि के पास है। इसके बाद अगले वाले में देखें, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, वरुण है, शुक्र है या फिर शनि है? तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। निम्न ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? तो वलय शनि के पास है, शनि के पास छल्ले हैं। इसके बाद निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिएगा। कथन 1 में कहा गया है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा का पृष्ठ केवल एक फलक ही दिखाई देता है। सही बात है, कथन ये है, और कारण इसका दिया हुआ है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो दोनों टाइम आपस में मैच कर जाते हैं, इसलिए हम एक बार में उतना ही हिस्सा देख पाते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? ध्यान से देखिएगा और फिर बताइएगा। और इसका जो है ना दोनों सही है और व्याख्या भी ठीक है। कारण यही होता है, जो दोनों में सिमिलरिटी है समय में, इसी वजह से ऐसा होता है। अगर डिफरेंस होता तो हमें पूरा भाग दिखाई देता। ठीक, ए वाले को चुना। आगे चलते हैं, और अगले में कहा गया आपसे कि जब अर्धचंद्र होता है, पेज पलट लेते हैं, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो कोण है वो कितना होता है? 45, 90, 180 या 270? तो 90 डिग्री का होता है, एकदम समकोण का निर्माण होता है उस समय। अब यहाँ पर ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो ग्रह कौन सा है इसमें? यूरेनस है। आप आराम से मिला लीजिए, ये प्रश्न पीछे भी हमने देखा था, सेम टू सेम। यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा हैली है और कृत्रिम उपग्रह मैरिनर है, इसे आपने देखा। इसके बाद अगले वाले में चले। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून, यानी पृथ्वी से उसे चंद्रमा पर ले जाया जाता है। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, ग्रेविटी उसकी कम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है उसका भार बढ़ जाएगा। मतलब जो चीज हम चंद्रमा पर ले गए हैं, पृथ्वी पर उसका भार जितना था उससे ज्यादा हो जाएगा, या कम हो जाएगा, या कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, या पूर्ण रूप से वेटलेस हो जाएगा, जीरो। इसमें आप देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला, भार में वृद्धि हो जाएगी। कि भार में वृद्धि हो जाएगी या भार कम हो जाएगा? देखिए, भार का मतलब क्या होता है? m इंटू जी, और यहाँ m का मान और g का मान, m का मान तो नहीं बदलेगा लेकिन g का मान परिवर्तित होगा, और g का मान चंद्रमा पर कम होता है पृथ्वी से, तो इसलिए भार में कमी आएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले वाले में कहा गया कि एक देश अपने सेलिनी यानी सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिकी अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? तो ये समय समय की करंट अफेयर है, फिलहाल जापान है ये। नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जिन ग्रहों के मध्य ये पाए जाते हैं, मतलब ये पूरा बेल्ट के तौर पे पाए जाते हैं। तो आप बताइए कि वो कौन से ग्रह हैं? तो इनकी जो उपस्थिति है प्रायः वो देखी जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। मतलब मंगल जो है वो पार्थिव ग्रहों में अंतिम है और बृहस्पति जो है वो जोवियन में पहला है, तो इनके बीच में ये बेल्ट पाई जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले वाले में कहा गया कि अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज इन फारदेस्ट नॉर्थ, सुदूर उत्तर में इसमें से कौन सा स्थित है? बीजिंग है, न्यू दिल्ली है, न्यूयॉर्क है या फिर रोम है? रोम इटली में है, तो आप आराम से समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर होगा, और रोम हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह स्थानीय समय जो है उसमें सायं 5 बज रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर वो है? यामोत्तर का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन की बात हो रही है, जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है।
जगह का जो यहाँ पे यामोत्तर यानी लॉन्गिट्यूड है वो आपको बताना है। तो ये 75 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, 75 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, या 150 वेस्टर्न और ईस्टर्न दिया हुआ है, इसमें से होगा कौन सा? तो इसका हो जाएगा 75 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी इसका जो ए वाला है वो सही है। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। इसमें से कौन सा देशांतर होगा जरा बताएं। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए पहले 180 होगा। ठीक है, सबसे बड़ा वृत्त कैसे बनेगा, 180 पे बनेगा, इसमें बाकी जो है वो वैसे भी बाहर हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में पहले दिखाई दी। मतलब सूर्य की पहली किरण कहाँ पे दिखाई दी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 अंश 30 मिनट वेस्टर्न दिया हुआ है, उसी प्रकार से 82 अंश 30 मिनट करके ईस्टर्न दिया है। 2 और विकल्प हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें 93 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ये वाला। वेस्टर्न तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि भारत जो है वो पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है, तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड का होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे आप एलिमिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है कि प्राइम मेरिडियन जो है, मतलब प्राइम मेरिडियन का तात्पर्य है प्रधान यामोत्तर, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। अल्जीरिया से गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, नाइजीरिया से, या फिर पुर्तगाल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला पहला दूसरा है, यानी अल्जीरिया और फ्रांस हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक, अगले वाले को देखिए। यहाँ पर कथन कारण वाला अगला प्रश्न है और इसमें कहा जा रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना है, वो 12 घंटे का है और तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, ये इसका रीजन है। तो आप बताइए कि कथन और कारण में सही कौन सा है। तो सही दोनों है और व्याख्या भी एकदम परफेक्ट है और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ आपसे कहा गया कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द ग्लोब इज अलोंग 45 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 45 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन, या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन। कहाँ पर होती है, न्यूनतम दूरी नहीं होती है, मतलब 2 स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी नहीं होती है। तो यहाँ आप देखकर बताएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे बाहर हो जाएगी, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन को इससे बाहर कर देंगे। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को देखा, सीरीज आगे जारी रहेगी, इसमें इतना ही।